दोस्तों, जय हिंद, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, करंट अफेयर्स क्लास। आज डेट क्या है? 8 जुलाई 2024। आज का जो न्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए, तो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 जुलाई 2024 करंट अफेयर। तो पहला न्यूज क्या है? अभी आपको पता है कि ब्रिटेन में अभी इलेक्शन हुआ प्रधानमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए, एक तरीके से कह सकते हो आप, चुनाव हुआ वहां पर। अब कौन सी पार्टी जीती है और कौन सी पार्टी हारी है आपको पता है। अब इससे पहले कौन पीएम था वहां पे? भारतीय मूल के पीएम थे ऋषि सुनक जी, उनकी पार्टी हार गई। इसलिए हमारे लिए ये जो न्यूज है इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए। चलिए डिस्कस करते हैं। तो अब पीएम कौन बनेगा? जो पार्टी जीती है उसका लीडर जो है वो पीएम बनेगा। देखते हैं। तो पीएम ऑफ इंग्लैंड जो होने वाले हैं कौन बनेंगे? कीर स्टारमर। कीर स्टारमर, क्योंकि जो इनकी पार्टी है, कौन सी पार्टी है इनकी? लेबर पार्टी। अब लेबर पार्टी बहुत बम्पर जीत हासिल की है। आप कह सकते हो इतिहास में देखिए सबसे अच्छी जीत हासिल की है। कितनी? 412 सीट आउट ऑफ 650। चाहिए कितना? 326 सीट चाहिए था गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, और इनको मिल कितना गया है? 412। और जो ऋषि सुनक है वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? कंजर्वेटिव पार्टी, जो कि पूरी तरीके से हार गई। ऋषि सुनक जो कि इंडियन ओरिजिन, कंजर्वेटिव पार्टी से। पूछा जा सकता है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इनकी पार्टी कितनी सीट जीती है? 119 आउट ऑफ 650। ये हो गया। अब एक क्वेश्चन आएगा, जब हम आजाद हुए थे उस समय ब्रिटेन का पीएम कौन था? उस समय ब्रिटेन का पीएम कौन थे? क्लेमेंट एटली थे, जो कि लेबर पार्टी से बिलोंग करते थे। इसलिए क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लेमेंट एटली ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। क्लेमेंट एटली, ध्यान दीजिए, क्लेमेंट एटली जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे कब? जब भारत आजाद हुआ। आपको पता है जो भारत के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, जो संसदीय सरकार गवर्नमेंट होती है यहाँ पर इंडिया के अंदर, वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है ब्रिटेन से। तो हमारे यहाँ देखेंगे संसद के अंदर दो हाउस है। एक है अपर हाउस जिसको हम लोग राज्यसभा बोलते हैं, जिसका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। एक है लोअर हाउस जिसको हम लोग लोकसभा बोलते हैं, जिसका डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जो कि अभी खत्म हुआ है 1 जून को, 4 जून को उसका रिजल्ट आया है। और बीजेपी और उसकी जो सहयोगी पार्टी है अलायंस एनडीए, उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म किया। ठीक उसी तरीके से ब्रिटेन के पार्लियामेंट के अंदर दो हाउस होते हैं, एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है। अपर हाउस को क्या बोलते हैं वहां पे? हाउस ऑफ कॉमन्स। ध्यान दीजिएगा, हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स अपर हाउस को बोलते हैं, हाउस ऑफ कॉमन लोअर हाउस को बोलते हैं। जैसे लो सॉरी, हाउस ऑफ कॉमन्स जैसे ब्रिटेन के अंदर होता है, ठीक उसी तरीके से हमारे यहाँ क्या होता है? लोकसभा। तो इसी का इलेक्शन हुआ है जिसमें 650 सीट्स है, और जिसमें जो लेबर पार्टी है 412 सीट जीती। समझ में आ गया? पक्का। अब एक क्वेश्चन और आएगा, जो कीर स्टारमर है उनको शपथ कौन दिलाएगा? मतलब जो अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं उनको शपथ कौन दिलाएगा? इंडिया के अंदर कौन शपथ दिलाता है? जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं। हेड ऑफ स्टेट इंडिया के अंदर कौन है? राष्ट्रपति है, जिनका इलेक्शन होता है। कौन कैसा होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, परंतु वही हेड ऑफ स्टेट है, वही प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं। और ब्रिटेन में क्या होता है? ब्रिटेन में हेड ऑफ स्टेट का कोई इलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि वहां पे हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? एक तरीके से आप कह सकते हो राजशाही है, मोनार्की है वहां पर। तो वहां पे जो हेड ऑफ स्टेट होता है, राजा का बेटा वो राजा बनेगा, राजा की बेटी रानी बनेगी, ऐसे मतलब
राजकुमारी बनेगी। तो इस समय कौन है? प्रिंस चार्ल्स थर्ड, जो कि ब्रिटेन के क्या है, हेड ऑफ स्टेट है। वही जो है कीर स्टारमर को क्या करेंगे, शपथ दिलाएंगे, जिसको ऋषि सुनक ने अपना इस्तीफा सौंपा है। रेजिग्नेशन लेटर किसको सौंपा है? ऋषि सुनक ने प्रिंस चार्ल्स थर्ड को। बात समझ में आ गई? पक्का? तो नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ब्रिटेन के जो पीएम हैं वह कौन है, क्योंकि यही बनने वाले हैं, कीर स्टारमर। और फॉर्मर पीएम कौन थे? पूछा जा सकता है ऋषि सुनक। किस पार्टी से बिलोंग करते थे? कंजर्वेटिव पार्टी से। और जो अभी पीएम बनने वाले हैं कीर स्टारमर, वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? लेबर पार्टी से। ध्यान दीजिएगा। सेकेंड, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस अभी उस 80 साल हो गया उसका। तो 80 जो साल होने के कारण उसका क्या सेलिब्रेट किया गया? 80th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस का। ओके, देखते हैं। ये है क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। आपको पता है 1 जुलाई से लेकर 22 जुलाई 1944 तक ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस चला था। अब अमेरिका में एक जगह है न्यू हैम्पशायर, वहीं पर एक जगह है ब्रेटन वुड्स। उसी ब्रेटन वुड्स में एक कॉन्फ्रेंस चला था। क्यों, कब चला था? 1944 में। कब? 1944 में। आप लोगों को पता है उस समय वर्ल्ड वॉर जो है लगभग खत्म हुआ था। अब जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो पूरी दुनिया की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो एकदम खराब हो गया। उसको सुधारने के लिए ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें 44 कंट्री के लोग पार्टिसिपेट किए थे। कितनी कंट्री पार्टिसिपेट की थी? 44 कंट्री जो है वहां पे पार्टिसिपेट की। क्यों? क्योंकि आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फाइनेंशियल कंडीशन पूरी दुनिया का एकदम खराब हो गया था। उसको सही करने के लिए फाइनेंशियल कंडीशन को, मॉनेटरी पॉलिसी लाया गया। और इसी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से दो ऑर्गेनाइजेशन जन्म लेती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जन्म कहां से होता है? ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से होता है। और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो बाद में जाकर वर्ल्ड बैंक बन जाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक और IMF का जन्म कहां से होता है? ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से होता है। कब हुआ था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुआ था। कब? 1944 में। तो 80 साल हो गए हैं, इसीलिए इसका जो है एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया, 80th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया, इसलिए न्यूज में है। तो ध्यान दीजिएगा, इसी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से IMF का जन्म होता है और वर्ल्ड बैंक का जन्म होता है। गॉट इट? नो प्रॉब्लम, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में से किस किस ऑर्गेनाइजेशन का जन्म होता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और क्यों कराया गया था, कब कराया गया था? सिंपल सी बात है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो फाइनेंशियल कंडीशन था पूरा वर्ल्ड का, वो खराब हो गया था, इसलिए कराया गया। थर्ड न्यूज है एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन। अभी जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने बताया कि जो एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन है इंडिया का बढ़ा है और एक्सपोर्ट भी बढ़ा है। तो हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन कितना है 2023-2024 फाइनेंशियल ईयर के लिए। देखते हैं, मतलब रक्षा के क्षेत्र में कि कितना भारत जो है एक साल के अंदर कितना प्रोडक्शन कर रहा है, कितना ज्यादा हथियार बना रहा है, कितने पैसे का हथियार बना रहा है, ये सब चीजें की बात हो रही है। एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन और कितना एक्सपोर्ट कर रहा, मतलब दूसरे देशों को बेच रहा है। देखते हैं फाइनेंशियल ईयर FY फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 के लिए कितना एनुअल प्रोडक्शन है डिफेंस का? 1,26,887 करोड़, 1,26,887 करोड़ रुपया का पूरा
जो विपन्स है, हथियार है, आप कह सकते हो पानी के जो जहाज हैं उसको बनाया गया है, जिसको इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स यूज करती है, और जो इंडिया जो है दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है। तो कितना प्रोडक्शन हुआ है? 1,26,887 करोड़ का, जो कि पिछले साल, पिछले फाइनेंशियल ईयर, जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 जो है उससे लगभग साल 16.5% ज्यादा है, 16.5% ज्यादा है, ध्यान दीजिएगा। ओके, और कितना एक्सपोर्ट किया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपोर्ट इन द फाइनेंशियल ईयर कितना किया गया? 21,083 करोड़ रुपए का, मतलब 21,083 करोड़ रुपए का 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में भारत ने हथियार बेची है दूसरे देशों। समझ में आ गया? पक्का 100%। और पिछली बार कितने बेचा था? लगभग आप कह सकते हो लगभग 16,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया था 2022-2023 में। इस बार कितना किया गया है? 21,083 करोड़ रुपए का। एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी कदाल जो है डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा कि लाइक कितने का बेचा गया, पर पूछ दिया जाएगा कि लास्ट 5 इयर्स में जो इंडिया का प्रोडक्शन है लगातार बढ़ा है या कि घटा है। तो ध्यान दीजिएगा, लास्ट 5 सालों में इंडिया का जो प्रोडक्शन है, डिफेंस का प्रोडक्शन, हथियार बनाने की जो क्षमता है इंडिया का, वो लगातार बढ़ा है, कभी घटा नहीं है। 5 सालों में लगातार ग्राफ बढ़ता गया है। स्टेटमेंट को याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम। और एक्सपोर्ट भी लगातार बढ़ता ही गया है। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए। तो एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में कितना हुआ? 1,26,887 करोड़ रुपया। और जो एक्सपोर्ट हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में कितना हुआ? 21,083 करोड़, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर से लगभग 32.5% अधिक है, 32.5% अधिक है। ओके, और जो प्रोडक्शन है 16.5% अधिक है। ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है। मतलब आप कह सकते हो कि जो हथियार बनाने की क्षमता है इंडिया का, वो हर साल बढ़ता जा रहा है। नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस ने अपना नाम चेंज कर दिया, तो नया नाम क्या रखा है? और इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस करता क्या है? अब नाम से समझ में आ गया, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस हाउस को फाइनेंस करने का काम करता है, रियल एस्टेट को फाइनेंस करने का काम करता है। उसने अभी जस्ट अपना नाम चेंज किया है कुछ दिन पहले। ओके, तो देखते हैं क्या है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, नाम क्या हो गया? अब इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस नहीं रहेगा, अब सम्मान कैपिटल लिमिटेड रहेगा। इनका जो नाम है वो क्या हो गया? सम्मान कैपिटल लिमिटेड, कैपिटल लिमिटेड। अब इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस न्यूज में आ गया, तो पूछा जा सकता है इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में। कब बनाया गया? 2000 में बनाया गया। तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर गुरुग्राम में। ओके, अब कब बनाया गया था? 2000 में। समझ में आ गया? हाउसिंग को, रियल एस्टेट को क्या करते हैं? फाइनेंस करने का काम करते हैं। पक्का समझ में आ गया? अब नया नाम क्या हो गया इनका? सम्मान कैपिटल लिमिटेड। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनके चेयरमैन का नाम भी पूछा जा सकता है, समीर गहलोत। नोट डाउन कर लीजिएगा, समीर गहलोत। इनके चेयरमैन का नाम इंडिया बुल, जो कि अब सम्मान कैपिटल लिमिटेड हो गया है। फेमस माउंट इटना किस आइलैंड पर है और न्यूज में क्यों, उसको भी डिस्कस करते हैं। फेमस माउंट इटना किस आइलैंड पर? सिसिली आइलैंड। अब पूछा जा सकता है कि सिसिली आइलैंड कहां पर है, किस कंट्री में है? तो सिसिली आइलैंड जो है इटली में। ओके, ध्यान दीजिएगा, सिसिली आइलैंड।
और सिसिली आइलैंड कहाँ पर है? इटली में। और हम जो माउंट इटना है उसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि माउंट इटना में अभी ज्वालामुखी फटा है, ज्वालामुखी एक्टिविटी वहां पर हुआ, वो मतलब आप कह सकते हो कि वोल्केनिक एक्टिविटी वहां पर हुआ है, जिसके कारण वहां पे जो यातायात की जो साधन है ये प्लेन का, उसको बंद कर दिया गया है 1-2 दिन के लिए, इसलिए ये न्यूज में है। और यूरोप का सबसे बड़ा कह सकते हैं कि क्या है? वोल्केनिक माउंटेन है। समझ में आ गया? पक्का? तो पूछा जा सकता है कि माउंट इटना किस आइलैंड पर है? सिसिली आइलैंड। और सिसिली आइलैंड कहाँ पर है? इटली में। और सिसिली आइलैंड है अगर, तो किस समुद्र के अंदर है? तो मेडिटेरेनियन सी। सी, ओके, मेडिटेरेनियन सी में। समझ में आ गया? पक्का? ये कह सकते हो कि वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो, ओके, मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो। और एक कहां पर है? सिसिली आइलैंड। तो नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंट फेमस माउंट इटना, माउंट इटना कहां पर है? सिसिली आइलैंड, जो कि कहां पर है? इटली में। ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन प्लास्टिक, ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन प्लास्टिक, कॉन्क्लेव ऑन प्लास्टिक रिसाइक्लिंग एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक, कॉन्फ्रेंस कहां हुआ है? तो पूछा जा सकता है कि जो ग्लोबल कॉन्क्लेव है ऑन प्लास्टिक रिसाइक्लिंग एंड सस्टेनेबिलिटी कहां हुआ है? अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो इंडिया में ही हुआ होगा, तभी हमारे एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में। ऐसे जो कॉन्फ्रेंस होते हैं अक्सर करके न्यू दिल्ली में होते हैं। और न्यू दिल्ली में कहाँ होता है? आपको पता है, भारत मंडपम बनाया गया है, तो ऐसे कॉन्फ्रेंस के लिए ही बनाया गया है। तो भारत मंडपम है, जो कि न्यू दिल्ली। ओके, अब इसको इनॉग्रेट कौन किया था? जो है ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी है, उसको कौन इनॉग्रेट किया था? सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के जो सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था। अब इसमें बात क्या चली होगी? आपको पता है पूरे वर्ल्ड में प्लास्टिक के कारण कितना ज्यादा पोल्यूशन होता है। जहां भी प्लास्टिक पड़ जाता है जमीन पर, उसकी जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको खत्म कर देता है, और इवन बहुत सारे गैस रिलीज होते रहते हैं। और एक बार प्लास्टिक जो है फेंक दो, वो कभी खत्म नहीं होता है। तो कुछ जब ये कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें मतलब लोगों ने बैठकर बात किया कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर कर साइकिल को रिसाइकल किया जाए, जिससे कि सस्टेनेबिलिटी आ सके। समझ में आ गया? सस्टेनेबल तरीके से प्लास्टिक का यूज किया जा सके, ऐसा ना हो केवल यूज करके थ्रो कर दिया जाए, जो कि बाद में पोल्यूशन का कारण बने। ओके, इस कॉन्फ्रेंस जो कॉन्फ्रेंस है उसमें इसकी ही बात चली, इसीलिए नाम देखिए इसका क्या है? ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी। कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली के भारत मंडपम। कौन इनॉग्रेट किया है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर की जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। लोकपथ मोबाइल ऐप, लोकपथ मोबाइल ऐप किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया? पूछा जा सकता है। तो मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, एमपी गवर्नमेंट। अब इसमें होगा क्या? सिंपल सा एक ऐप है। अगर मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, आपका रोड जिस जिस गली मोहल्ले में घूमते हैं, कहीं पर भी
अगर रोड खराब खराब दिख रहा है, इस मोबाइल ऐप में जाकर आप फोटो खींचकर वहां पे अपलोड कर दीजिए, यहाँ का लोकेशन डाल दीजिए, और आप मतलब कुछ भी गड़बड़ी हो, रोड खराब खराब हो, कुछ भी हो, तो 7 दिन के अंदर उस रोड को सही कर दिया जाएगा। इसलिए वहां के जो सीएम है मोहन यादव, उन्होंने क्या लॉन्च किया है, एक लोकपथ मोबाइल ऐप, जिससे कि जितने भी मध्य प्रदेश के अंदर रोड हैं उसको सही समय पर तुरंत सही कर दिया जाए, क्योंकि रोड के खराब होता है तो बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होता है, होने की संभावना होती है, उसको बंद कर दिया जाए और जो लोग हैं उनको अच्छे से अच्छा रोड प्रोवाइड किया जाए। समझ में आ गया? पक्का? नो प्रॉब्लम। तो यह लोकपथ मोबाइल ऐप का ऑब्जेक्टिव है, जिससे कि 7 दिन के अंदर जो भी प्रॉब्लम है रोड से रिलेटेड उसको रिजॉल्व किया जाए और जनता को जो भी उनकी शिकायतें हैं उसको दूर की जाए। गॉट इट? नो प्रॉब्लम। तो पूछा जा सकता है कि लोकपथ मोबाइल ऐप किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? समझ में आ गया? चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ किसे बनाया गया? चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब एंड हरियाणा किसे बनाया गया? जस्टिस शील नागू को। जस्टिस शील नागू। और इनसे पहले जो जस्टिस शील नागू हैं, इनसे पहले पंजाब और हरियाणा के चीफ जस्टिस कौन थे? गुरमीत सिंह थे। अब वो रिटायर हो गया और उनकी जगह पे किसको बनाया गया? जस्टिस शील नागू को। इससे पहले जो जस्टिस शील नागू थे, जस्टिस शील नागू जी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज थे, पर अब उनको चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब और हरियाणा बना दिया गया। ओके, कहां पर है हाई कोर्ट? पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट कहां पर? चंडीगढ़ में। ओके, और नो प्रॉब्लम, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि जो मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो कहां पर है, किस शहर के अंदर है? जबलपुर में है, इंदौर में है, भोपाल में है? इन तीनों में से एक ऑप्शन आप लोग जरूर बताइएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब और हरियाणा किसे नियुक्त किया गया? शील नागू जी को, जस्टिस शील नागू जी को, जो कि मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के जज थे पहले। ओके, डायरेक्टर जनरल ऑफ पीआईबी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पीआईबी। पीआईबी क्या है? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। अब ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है वो क्या है, और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? धीरेन्द्र के ओझा, धीरेन्द्र के ओझा जी को इसका डायरेक्टर बनाया गया। और धीरेन्द्र के ओझा जी है क्या? वह इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफिसर है, IIS ऑफिसर है, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफिसर है। अब पीआईबी करता क्या है आपको पता है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी योजना लाती है, कोई भी पॉलिसी लाती है, कोई भी प्लान लाती है, उसका जो इंफॉर्मेशन होता है, जो पीआईबी क्या करता है, उसके इंफॉर्मेशन को प्रिंट मीडिया को देता है, और जो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, उस मिनिस्ट्री के हर एक डिपार्टमेंट में पीआईबी के एक ऑफिसर होते हैं, जो मिनिस्ट्री से क्या लेते हैं? इंफॉर्मेशन लेते हैं। जो भी मिनिस्ट्री, मान लीजिए कि कोई भी मिनिस्ट्री कोई पॉलिसी ला रही है, कोई योजना ला रही है, कुछ भी ला रही है, तो क्या करती है? जो ये पीआईबी है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उसका इंफॉर्मेशन प्रिंट मीडिया को और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को और जो नए नए मीडिया हैं उनको क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूट करती है, देती है। और उसके बाद आप लोग देखते होंगे न्यूज में आ जाता है कि हाँ गवर्नमेंट ये प्लान लेके आ रही है, इवन प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आ जाता है। तो पीआईबी का काम यही है। तो पूछा जा सकता है कि पीआईबी का गठन कब हुआ है? 1919 में, 1919 में। इसका जो
हेडक्वार्टर है वह कहाँ है? नई दिल्ली। इसका जो हेडक्वार्टर है, नेशनल मीडिया सेंटर आप लोगों को पता है, नेशनल मीडिया सेंटर कहाँ पर है? दिल्ली में। और तो पीआईबी के नए डायरेक्टर जनरल कौन बनाए गए हैं? धीरेन्द्र के ओझा जी। तो अब पीआईबी न्यूज में आ गया तो पूछा जा सकता है। तो पीआईबी का काम सिंपल सा है, गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है, गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं, उस सब का इंफॉर्मेशन प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन सबको देना होता है, जो मीडिया हाउस है उनको देना होता है। और नेक्स्ट है द लैंसेट, द लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल, हेल्थ जर्नल। अभी इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है, यह एक मैगजीन है, मैगजीन का नाम क्या है? द लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल। इन्होंने अभी एक रिपोर्ट पब्लिश किया है, पब्लिश। अब उस रिपोर्ट में बताया गया है कि एक साल में इंडिया में एयर पोल्यूशन के कारण कितने लोग मारे गए। आप समझते, एक साल में एयर पोल्यूशन के कारण कितने लोग मारे गए हैं? जो लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल है, उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है, एक साल में 33,000 लोग मारे गए हैं, डेड ड्यू टू एयर पोल्यूशन। आप समझ रहे हो? और सबसे ज्यादा कहाँ प्रॉब्लम हो रही है? जो बड़ी बड़ी शहर, जो बड़े बड़े शहर जैसे बैंगलोर है, चेन्नई है, दिल्ली है, मुंबई है, यहाँ पे लोग ज्यादा मारे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है सॉरी, एयर पोल्यूशन ज्यादा होता है, इसके कारण लोग यहाँ पे मारे जाते हैं। तो यह रिपोर्ट कौन पब्लिश किया है? द लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल, जो कि यूनाइटेड किंगडम में है। ये यूनाइटेड किंगडम बेस्ड मैगजीन। वॉट इट? पक्का? नो प्रॉब्लम, नोट डाउन कर लीजिए। कितने लोग मारे जा रहे हैं? 33,000 लोग मारे जा रहे हैं हर साल, एवरी ईयर। इसलिए गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो कुछ स्टेप लिया जाए जिससे कि एयर पोल्यूशन को घटाया जा सके। राइट, नो डाउट। इसलिए समय समय पर बहुत सारे प्रोग्राम लिए जा रहे हैं, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, मैक्सिमम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज किया जाए, जो कन्वेंशनल एनर्जी है उसको किस तरीके से उससे दूर जाया जाए, ये सब काम चल रहा है। ओके, गॉट इट? आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोगों को समझ में आ गया सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं? तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज था, जिसको आप लोग देख लीजिएगा। और जाने से पहले अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन मिस कर देंगे आप लोग। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।